वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के एक इजी वे में एक नोट्स, प्रॉपर नॉलेज, इजी वे एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों चलिए वन बाय वन आज हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस डिसीज टीबी कैसे कॉज होती है, इसमें क्या होता है। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है बट इसको हम बहुत ही इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टीबी के बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों जो टीबी जो होती है ट्यूबरक्लोसिस मीन्स कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है जो कि हमारे लंग्स में जो एल्वोलाई होते हैं उनको अफेक्ट करता है। वो कैसे, चलिए वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज अ contagious bacterial infection that mainly involve the lungs but may be spread to other organ। मीन्स कि पल्मो मीन्स होता है दोस्तों लंग्स, पल्मो मीन्स होता है लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है एक हाई कंटाजियस मीन्स कि बहुत ज़्यादा इस इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में फैलती है। एक ऐसी कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मेनली इन्वॉल्व द लंग, जो ज़्यादातर लंग्स को अफेक्ट करती है, ज़्यादातर लंग्स में होती है बट मे बी स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, बट मे बी कभी कभी जो है तो अदर ऑर्गन में भी ट्रांसमिट हो जाती है क्या, ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो बहुत इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है जो कि ज़्यादातर हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है और मे बी ये अदर ऑर्गन्स को भी जो है तो अफेक्ट करती है। अदर ऑर्गन को सपोज स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, बोन, किसी भी पार्ट को जो है तो अफेक्ट कर सकती है। देन इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जैसा कि हम लोग ने अभी जाना कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है उसको जो ये माइकोबैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू जो है तो ट्यूबरक्लोसिस कॉज होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइकोबैक्टीरियम है इसके थ्रू जो है तो ट्यूबरक्लोसिस कॉज होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट में person can get TB by breathing in air droplet from a cough or sneeze of an infected person। दोस्तों ये जो ट्यूबरक्लोसिस है वो अफेक्टेड पर, जैसे कोई टीबी से अफेक्टेड पेशेंट है, यदि हम उसके पास जाएंगे, वो उससे बातें करते हैं या तो फिर वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके जो एयर्स होते हैं, तो उनके थ्रू जो है तो माइकोबैक्टीरियम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये एक स्प्रेडेबल डिसीज़ है, मीन्स कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कि ट्यूबरक्लोसिस के ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो कि हमें अफेक्ट करती हैं। पहला कॉजेज है माइकोबैक्टीरियम। सो माइकोबैक्टीरियम इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम भी है दोस्तों। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरिया, ये ट्यूबरक्लोसिस, ये मोस्ट कॉमन कॉज है ट्यूबरक्लोसिस का। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दीज बैक्टीरियम टाइपिकली अटैक द लंग्स। ये बैक्टीरिया ज़्यादातर लंग्स में अटैक करता है बट मे बी आल्सो अटैक अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज किडनी, स्पाइन, ब्रेन। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि ये जो माइकोबैक्टीरियम है ये ज़्यादातर लंग्स में अफेक्ट करता है बट मे बी किडनी और स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा आई थिंक। पर दोस्तों आप लोग यदि अटेंशन देंगे तो बहुत ही ईजी वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क फैक्टर। हाँ दोस्तों, रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला रिस्क फैक्टर क्या है?
क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन हु हैज़ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। यदि जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, यदि उसके कांटेक्ट में हम रहेंगे तो हमें ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन दूसरा रिस्क फैक्टर है सब्सटेंस अब्यूज़, मीन्स कि एल्कोहलिज्म एंड आईवी ड्रग्स अब्यूज़। मीन्स कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे ड्रग्स इनटेक करते हैं, स्टेरॉइड वगैरह कंटिन्यू किसी ड्रग्स का, जैसे अफीम, गांजा, चरस वगैरह, जैसे कि स्मोकिंग हो गया। तो मैनी टाइप्स ऑफ कॉजेस होते, रिस्क होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादातर तो लोग बार स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग बहुत कॉमन है जो ट्यूबरक्लोसिस हमारे एल्वेलाई को डैमेज करते हैं। यदि क्रोनिक टाइम से कोई 10-20 साल से स्मोकिंग कर रहा है तो उसको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, उससे भी हो सकता है, और ड्रग्स अब्यूज़, कोई ड्रग्स से इनटेक करने हैं, उससे भी ट्यूबरक्लोसिस कॉज होती है। देन तीसरा रिस्क फैक्टर क्या है दोस्तों? माल न्यूट्रिशन, मीन्स की डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन अ बॉडी। बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी हो जाती है तब भी हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन, मीन्स कि प्रॉपर तरीके से जब बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, लैक ऑफ विटामिन डी की जब डिफिशेंसी होगी बॉडी में, तो ये जो माइकोबैक्टीरियम है वो कॉज करता है लो बॉडी वेट, और मे बी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है किसी भी रीजन से, तो सम केसेस में जो है तो ट्यूबरक्लोसिस कॉज होने के चांसेस होते हैं। देन फोर्थ है बी हेल्थ केयर वर्कर, मीन्स कि बी हेल्थ केयर वर्कर परफॉर्मिंग हाई रिस्क एक्टिविटी इज ब्रोंकोस्कोपी, सक्शनिंग, कफिंग प्रोसीजर ईटीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जब जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन थ्रोट में हो गया, तो वो ट्रीटमेंट कराने जब जाते हैं तो जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो अच्छे से जो वर्क नहीं कर पाते, तो वो जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी करते टाइम उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टेरलाइज नहीं किया, स्ट्राइल। तो जब स्ट्राइल नहीं करते तो जो इन्फेक्शन है वो हमारे थ्रोट में इंटर कर जाता है और धीरे धीरे जो तो ट्यूबरक्लोसिस वगैरह कॉज हो जाती है। मीन्स कि जब हेल्थ वर्कर के थ्रू यदि इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ जाता है तो भी जो है तो ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो सकता है। तो वो ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी हो सकता है, मीन्स कि सक्शनिंग के टाइम पे हो सकता है, कफिंग, स्नीजिंग, जो कफिंग प्रोसीजर वगैरह कराते हैं तो उसमें जो है तो माइकोबैक्टीरियम जो है तो इंटर कर सकता है बॉडी में। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो हेल्थ वर्कर के मिस्टेक के थ्रू जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे भी ट्यूबरक्लोसिस जो है तो कॉज होता है। देन फिफ्थ जो अपना रिस्क फैक्टर है हिस्ट्री ऑफ एनी क्रोनिक लंग डिजीज। यदि किसी पेशेंट को सीओपीडी है, सीओपीडी मीन्स की क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, तो यदि किसी को एम्फाइसीमा है, सीओपीडी है, ये सारी क्रोनिक डिसीज़ है, लंग्स डिजीज़ है, तो उनको भी जो है तो हो सकता है क्या, ट्यूबरक्लोसिस। देन इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है, मीन्स कि ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र कैसे हो जाता है ये बैक्टीरिया, या तो फिर ये ट्यूबरक्लोसिस एक दूसरे से कैसे ट्रांसमिट होती है, चलिए देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मीन्स कि जो ट्यूबरक्लोसिस है एक दूसरे से जो तो ट्रांसमिट होती है एयर के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू, एयर के थ्रू। देन दे आर एक्सपेल्ड इन द एयर बाय एग्जाम्पल कफिंग, स्नीजिंग, सिंगिंग, लाफिंग, टॉकिंग। मीन्स कि ये सपोज दोस्तों जब दो लोग बात करते हैं तो उसमें उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एक दूसरे से एयर से निकलती हैं, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, या तो फिर सिंगिंग करते टाइम, लाफिंग करते टाइम, यदि उसके ड्रॉपलेट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, ऐसे में माइकोबैक्टीरियम ट्रांसफर होता है और जो है तो ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो जाता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जब तक आप लोग पैथोफिजियोलॉजी नहीं समझेंगे तो आपको पूरी डिसीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए बहुत अच्छे से आराम से समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि अ ससेप्टेबल पर्सन इनहेल माइकोबैक्टीरियम, जब एक पर्सन माइकोबैक्टीरियम को इनहेल कर डालता है, इनटेक उसकी बॉडी में जब वो इंटर करता है माइकोबैक्टीरियम, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं चलिए
वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले एक पर्सन में जब माइकोबैक्टीरियम इंटर किया तो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयरवे टू एल्वोलाई। अब मीन्स कि जो जो माइकोबैक्टीरियम है वो ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रोट के थ्रू, वो हमारे एल्वोलाई क्या है, जो लंग्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं, जो एल्वोलाई होती हैं, उसमें चला जाएगा। तो एयरवे के थ्रू सबसे पहले क्या हुआ कि इंटर किया, देन इंटर करने के बाद वो हमारे एल्वोलाई तक पहुंच जाएगा। कौन, माइकोबैक्टीरियम। अब एल्वोलाई तक पहुंचने के बाद देन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एल्वोलाई तक पहुंचने के बाद माइकोबैक्टीरियम रैपिडली मल्टीप्लाई इन एल्वोलाई। वो एल्वोलाई में बहुत तेज़ी से जो है तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि अपनी जो आर्मी है उसको ग्रो करेगा। कौन, माइकोबैक्टीरियम क्या करेगा, अपनी आर्मी को ग्रो करेगा। देन इसके बाद रैपिडली जब वो ग्रो किया देन फिर क्या हो गया कि इनिशियल ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मीन्स कि अब जब वो कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी शांत रहने वाली नहीं है। ये तो बहुत, ये भी वो यदि आर्मी तैयार कर रहा है तो ये भी अपने सोल्जर तैयार करते हैं। तो फिर क्या होता है कि इनिशियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मीन्स कि जो बॉडी है वो इन्फ्लामेशन वहाँ पे कर देगी। जहाँ पे माइकोबैक्टीरियम अपना आर्मी तैयार कर रहा है वहाँ पे बॉडी इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवा देगी। वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाएगा, वहाँ पे एंटीबॉडी काम करने लगेंगे। तो क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाएगी जहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। कौन, माइकोबैक्टीरियम। तो हमारे एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन आ जाएगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मीन्स कि हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगी किनको, माइकोबैक्टीरियम को। देन इसके बाद क्या होगा, जब अब वो जो एंटीबॉडी तैयार किया हमारा बॉडी, जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स हुआ और उस रिस्पॉन्स होने के बाद वो पहचान लिया, आइडेंटिफाई किया कि ये माइकोबैक्टीरियम है, तो इनको किल करने के लिए फैगोसाइट मतलब एक ये प्रोसेस होती है दोस्तों। मीन्स कि जो हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते, इनगल्फ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरियम उनको इनगल्फ करते हैं। मीन्स कि उनको उनको खा जाते हैं दोस्तों, इनगल्फ करते हैं। यहाँ पे अच्छे समझिएगा इस पॉइंट को। स्पेसिफिक लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय बेसिलाई इन नॉर्मल टिश्यू। जब ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये जो माइकोबैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो लंग्स में नॉर्मल टिश्यू होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि उनको ये कंफर्म नहीं रहता कि ये माइकोबैक्टीरियम है और ये माइकोबैक्टीरियम है और ये ट्यूबरक्लोसिस, ये वो माइकोबैक्टीरियम। तो ये हमारे लंग्स के नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं और माइकोबैक्टीरियम को भी डैमेज कर देते हैं। तो अब जब हमारे नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करेंगे कौन, ये जो इम्यून सिस्टम जो आर्मी तैयार किया वो हमारे दो चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया, एक तो माइकोबैक्टीरियम को, दूसरा वो नॉर्मल टिश्यू को। अब जब नॉर्मल टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा दोस्तों तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे डिस्चार्ज होता है, कहीं पे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा वहाँ पे डिस्चार्ज होता है। तो जो यहाँ पे टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हुआ तो टिश्यू रिएक्शन रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन एल्वोलाई। मीन्स कि जो टिश्यू है, जिस टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हुआ वो टिश्यू डिस्चार्ज करेगा। मीन्स कि उसमें से ना पस का डिस्चार्ज होगा। एक्सुडेट का मीन्स दोस्तों होता है किसी भी पस का डिस्चार्ज होना, किसी भी एरिया से पस का डिस्चार्ज होना क्या होता है, एक्सुडेट होता है। तो जब यहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा, जब टिश्यू डैमेज होता है दोस्तों तो पस जो है तो एक पस डिस्चार्ज होगा और वो हमारे एल्वोलाई में एक्यूमुलेट होगा, जिससे एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है कि वो गैस एक्सचेंज करता है। और जब एल्वोलाई में ये टिश्यू का जो डिस्चार्ज वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। सपोज दोस्तों ये एल्वोलाई है, अब ये यहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ, जो टिश्यू डैमेज होगा तो इसका जो
डिस्चार्ज है वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा एल्वेलाई में, तो गैस का एक्सचेंज होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे एल्वेलाई में डिस्चार्ज का कलेक्शन हो जाना, हमारे एल्वेलाई में डिस्चार्ज जब कलेक्शन हो जाएगा तो गैस एक्सचेंज प्रॉपर जो है तो नहीं हो पाएगा। देन इसके बाद जब वहाँ पे पस जो है तो कलेक्ट हो जाएगा हमारे एल्वेलाई में, तब क्या होगा दोस्तों, सपोज एल्वेलाई है, इसमें पस का कलेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रॉय हुआ और टिश्यू डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पे जो डिस्चार्ज हुआ तो वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होता है कि अब वहाँ पे जब कलेक्शन हो जाएगा तो ब्रोंको निमोनिया, वहीं निमोनिया क्या होता है दोस्तों कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन एल्वेलाई में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को हम निमोनिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रोंको निमोनिया भी हो जाता है। देन इसके बाद ग्रेनुलोमा क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे हमारी एंटीबॉडी क्या होते हैं, एक क्लम्प बना लेते हैं, एक बिंदु बना लेते हैं, और फिर जो सपोज दोस्तों एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, सपोज ये माइकोबैक्टीरियम है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी एक अपना आर्मी तैयार करेंगे, ऐसे इसको चारों तरीके से सराउंडेड हो जाएंगे और इसको इनगल्फ करके, तो एक जो इसका ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी, उसको हम ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बोलते हैं, ग्रेनुलोमा। देन इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, ग्रेनुलोमा हो गया। देन इसके बाद प्रोसीड नेक्रोसिस, और यहाँ पे जहाँ पे ये रिएक्शंस होती है दोस्तों उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, और नेक्रोसिस जब फॉर्म होगा तो हमारी जो एल्वेलाई होगी वो डैमेज होंगी, धीरे धीरे हमें ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगी दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। कफ दैट लास्टेड 3 वीक और लॉन्गर, जो कफ जो होता है दोस्तों हमारे थ्रोट में इतना ज़्यादा कफ सिक्रेशन होता है, वो 3 वीक हो सकता है और उससे अधिक ड्यूरेशन तक भी कफिंग हो सकती है। कफिंग क्यों होती है दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारे एयरवे होता है वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और टिश्यू इतना जो लंग्स की इतना टिश्यू डैमेज होते हैं, और जितना टिश्यू डैमेज होंगी वो इतना ज़्यादा डिस्चार्ज इसमें होगा, और वो डिस्चार्ज कफ के रूप में जो है तो बाहर निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा कफिंग होती है। देन कफिंग होगी यदि हमारे लंग्स की जो है टिश्यू डैमेज होते हैं, इसलिए पेन इन द चेस्ट, वहाँ पे पेन होगा। देन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, क्योंकि गैस का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कफिंग अप ब्लड और स्पुटम, हमारे जो स्पुटम और ब्लड कफ है उसमें ब्लड आएगा दोस्तों। वेट लॉस, सडनली वेट लॉस हो जाएगा। देन फीवर आएगी, मतलब ठंड दे के बुखार आएगी। नाइट में स्वेटिंग होगी, वीकनेस होगी। वीकनेस क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर तरीके से गैस का एक्सचेंज नहीं होगा और हमारी बॉडी की जो प्रोसेस है वो उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। देन इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। फ्लूइड अराउंड द लंग्स के अराउंड में जो है तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अनयूजुअल ब्रीदिंग साउंड, और जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस होता है उसकी जो लंग्स की जो साउंड होती है वो एप्रोप्रिएट मीन्स की अनयूजुअल होती है, कि मीन्स की प्रॉपर तरीके से उसमें जो उसकी साउंड होती है लंग्स की वो वैसी साउंड नहीं आती। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मीन्स कि यदि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है उसकी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या होगा। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी ऑल ओवर बॉडी की फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। देन चेस्ट एक्सरे से डिटेक्ट किया जा सकता है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं। देन स्पुटम टेस्ट भी होता है दोस्तों की, जिससे माइकोबैक्टीरियम को डिटेक्ट करने के लिए स्पुटम टेस्ट। देन कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है और इसका CBC वगैरह भी होता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होंगे। तो दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट में बहुत सारी एंटीबायोटिक चलती हैं जिससे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये मेडिकल मैनेजमेंट डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है तो ये सारी चलाई जाती हैं।
चलिए इनके नाम बस अपन देख लेते हैं क्या क्या है। तो द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू क्योर द इन्फेक्शन विथ ड्रग दैट फाइट दैट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। मीन्स कि जो मेडिकल मैनेजमेंट भी है कि इसका ट्रीटमेंट की इसकी जो मेडिसिन होती है वो माइकोबैक्टीरियम से जो है तो फाइट करता है। ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटेड प्राइमरी विथ कीमोथेरेपिक एजेंट 6 to 12 मंथ जो है तो इसकी 6 से 12 मंथ तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है। देन इसमें दोस्तों 2 लाइन्स की ड्रग्स होती हैं, एक फर्स्ट लाइन और एक सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन में कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती हैं चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला है दोस्तों अपना आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करती है। देन रिफाम्पिसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। सपोज मेनिंजाइटिस हो गया या तो फिर मेनी ऐसी इन्फेक्शन जो ब्रॉड लाइन के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें रिफाम्पिसिन यूज़ की जाती है। देन पैराजिनामाइड ये भी एक एंटीबायोटिक है। इथाम्ब्यूटाल ये भी एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ होती है ट्यूबरक्लोसिस में। ये तो हमारा रहा दोस्तों फर्स्ट लाइन की ड्रग्स। देन इसके बाद सेकेंड लाइन की जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको देखेंगे। एमाइकासिन, कैप्रोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, एजिथ्रोमाइसिन, लीवोफ्लेक्सिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो ये चलती हैं दोस्तों। ये तो फर्स्ट और सेकंड लाइन की ड्रग्स थी। देन इसके बाद क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा वो देख लेते हैं। तो दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट आप वाइटल साइन उसके असेस करना है, ब्रीदिंग उसकी प्रॉपर वो ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ये सारी चीज़ें असेस करेंगे। मोटिवेटेड फॉर ट्रैकिंग मेडिसिन के लिए ही क्यों बोला गया दोस्तों, क्योंकि मेडिसिन के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें यदि हमने मेडिसिन लेना छोड़ दिया, जैसे कंटिन्यू हमने 1 महीने तक लिया, देन एक दिन हमने ब्रेक कर दिया, तो उसका ना फिर से भी उतने दिन पहले दिन से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए मेडिसिन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो चेस्ट एक्सरसाइज करे और एडवाइज इनटेक फाइबर डाइट, मीन्स कि उसको बोलेंगे कि वो हाई फाइबर डाइट इनटेक करे ताकि हेल्दी रह सके। तो दोस्तों आज हम लोग ने जाना कि ट्यूबरक्लोसिस की हर एक पॉइंट को। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो पोस्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।